हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जनरल बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक बार, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है, केमिकल काइनेटिक्स जरूरी क्यों है और इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो बेसिक चीजें हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, भाई केमिकल रिएक्शन की। जैसे मैं आपको कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन दे देता हूं, जैसे केमिकल रिएक्शन सबसे सिंपल मैं केमिकल रिएक्शन उठा रहा हूं क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपका होता है क्या, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। सबसे सिंपल रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन मैंने ली। अब इस रिएक्शन को देख के आपके माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइज हुए। जैसे क्वेश्चन क्या कि सर ये रिएक्शन ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल है क्या? यदि नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी? ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। मतलब रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आ रहा है कि सर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आया। सेकंड क्वेश्चन माइंड में आया क्या कि सर ये जो इस साइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इस साइड हम लोग ये बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की, तो कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने कहा कि चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए कि रिएक्शन पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये बताओ सर। कैसे पता करेंगे कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है? और उसको हम लोग बेसिकली कहते देते हैं एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इतने एक्सटेंट में रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो, मतलब कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन माइंड में आया सर क्या कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेगी। क्या क्वेश्चन आया कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेगी, या बेसिकली इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो तीन क्वेश्चन आपने माइंड में आए क्या कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यदि रिएक्शन पॉसिबल है तो कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन माइंड में आया कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इस रिएक्शन की क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो बात करते हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है किसने, थर्मोडायनेमिक्स ने। किसने आंसर दिया अभी, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है आपको, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा अभी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग बात करते हैं। और फिजिबिलिटी आप चेक करते थे थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी देख के। और डेल्टा जी क्या है सर, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो सकती है। तीन वैल्यू हम लोग डील करते थे सर। गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप लोग कह देते थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब अपने आप हो सकती है, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल रिएक्शन है। उसके बाद मैं बात करता था कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहते थे क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है अभी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आती थी तो उसको आप कह देते थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब माइंड में क्वेश्चन आया कि सर हम लोग डेल्टा जी वैल्यू कैसे पता लगेगी। वो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में स्टडी करते थे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच के बराबर होता है। और यहाँ पे डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच आपका था एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या होता था, एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एच क्या था, एंट्रोपी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज क्या था कि सर कोई भी आप सिस्टम असाइन कर रहे हो, उस सिस्टम में टोटल हीट स्टोर्ड कितनी है। एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या था, किसी भी सिस्टम के पास टोटल हीट स्टोर्ड कितनी है, उसको हम लोग कहते थे क्या, एंथैल्पी चेंज। उसके बाद मैं बात करता था एंट्रोपी की। और एंट्रोपी क्या मेजर करता था, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस। मतलब मैं कहता हूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सिस्टम की रैंडमनेस क्या होगी, मतलब पार्टिकल कितने ज्यादा रैंडम होंगे, रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस घट रही है। या फिर मैं कहता हूं एंथैल्पी चेंज में हीट आप बात कर रहे हो सर, हीट अब्सॉर्ब होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर हीट रिलीज कर रहे हैं। दो केस आ सकते हैं, हीट अब्सॉर्ब या फिर हीट रिलीज। तो यहाँ पे आप लोग इन दो चीजों फैक्टर को देख के टेम्परेचर के साथ हम लोग पता लगा लेते हैं कि एंथैल्पी जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव आ रही है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिएक्शन पॉसिबल है, जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड क्वेश्चन आपने माइंड में चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या चल रहा है अभी, सर ठीक है रिएक्शन हो सकती है, अच्छी बात है, होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, या व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सर रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी। तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ से आपने स्टडी किया किसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो आपको बताता है किसके बारे में, किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट के बारे में। मतलब बेसिकली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग डील करते हैं किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपने माइंड में आया कि सर रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो अब आप पिक्चर क्लियर हुई होगी कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स क्या डील करती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, या बेसिकली आप लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस के आपके पास आंसर है। फर्स्ट आंसर किसने दिया, थर्मोडायनेमिक्स ने दिया, जो कि बता पाया कि रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, इक्विलिब्रियम ने दिया, जो कि बता पाया कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर किस स्पीड क्या होगी, मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसका आंसर दिया किसने, केमिकल काइनेटिक्स ने आंसर दिया। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्यों पढ़ा जाता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को हम लोग डील कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी रिएक्शन, जैसे आप बात कर रहे हो, ये रिएक्शन आपके पास दे दी, क्या ये रिएक्शन सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल है? पॉसिबल है, अच्छी बात है। आपको ये भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप बात करो क्या नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल है क्या? यदि मान लो ऐसा होता कि H2 हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करते, तो अपने पास यहाँ पानी होता, जितना भी हाइड्रोजन था, जितना भी ऑक्सीजन था, आपस में कंबाइन कर जाता और क्या मिल जाता, वाटर मिल जाता। जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि चल ठीक है सर, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो रहा, तो हम लोग कंडीशन चेंज करके स्पीड बढ़ा देते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने जनरलाइज एग्जांपल लिया किसका, कि आपके पास कार्बन ग्रेफाइट है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन ग्रेफाइट को आप कन्वर्ट कर लेते हो किसमें, कार्बन डायमंड। या बेसिकली ऐसे कह देते हैं कि थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है। थर्मोडायनेमिकली आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट डायमंड में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, और ग्रेफाइट की कॉस्ट बहुत कम है, 2-3 रुपए की पेंसिल आ जाती है, उसमें ग्रेफाइट है भी। और ऐसा नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल होता, हालांकि पॉसिबल है, बट किस कंडीशन पे ये नहीं पता अभी। मैंने कहा कि कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में बदल पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास यदि ऐसा पॉसिबल होता है, तो आप क्या करते, ग्रेफाइट को किसमें कन्वर्ट कर लेते, आप पेंसिल लेके बैठ जाते हो और कुछ टाइम बाद वो डायमंड बनेगा, आप ऐसे वेट करते रहते। ऐसा नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स, कि ये रिएक्शन हो रही है, अच्छी बात है, तो कितने दिन में होगी, कितने साल में होगी, कितने घंटों में होगी, वो हम लोग बात करते हैं। कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होता है, बट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड बहुत ज्यादा हाई प्रेशर आपको देना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है नॉर्मल कंडीशंस पे। इसलिए आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर है? आप देखो, आपकी इमेज क्लियर हुई कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों स्टडी की जा रही है, आपको पता चला। जो आपको कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो काइनेटिक्स आप बात कर रहे हो, काइनेटिक्स का मतलब क्या सर? काइनेटिक्स का मतलब है यहाँ पे स्पीड। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? स्पीड। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड आप कह सकते हो सर, वेलोसिटी मैं कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ, रेट। काइनेटिक्स का बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे सर? स्पीड है, वेलोसिटी है और रेट। आपके पास किसी भी रिएक्शन की आप स्पीड मेजर करो, वेलोसिटी मेजर करो, या उसका रेट मेजर करो, वो हम लोग डील करेंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं भी। जैसे मैं बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शन हम लोग डील कर रहे हैं सर। वो रिएक्शन जो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाती है, मतलब थोड़े से टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी। जैसे आपने 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलाया और आपके पास इंस्टेंटेटली क्या मिल गया, अभी प्रोडक्ट मिल गया। उस रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं स्लो रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो मतलब सालों लगा देती हैं कंप्लीट होने में, या महीने लगा देती हैं कंप्लीट होने में, तो उन रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। उसके बाद कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जो ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, ना बहुत ज्यादा क्या लेती हैं भाई, मतलब ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, और ना बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। तो उन रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आपने केमिकल रिएक्शन स्टडी की अभी, जो आपने पता किया कुछ क्वेश्चंस को, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप की होती है अभी। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप, केमिकल रिएक्शंस की टाइप देख रहे हैं। एक वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शंस। एक वो रिएक्शंस होती है जो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, और एक वो रिएक्शंस जो आपकी मॉडरेट रिएक्शंस है।
तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग 3 टाइप की रिएक्शन में से डील कर रहे हैं। जैसे हम लोग जनरलाइज बात कर रहे हैं अभी केमिकल काइनेटिक्स को लीव करो सॉरी, कि अपने पास वेरी फास्ट रिएक्शंस है सर, वेरी स्लो रिएक्शंस है, और एक अपने पास कैसी है मॉडरेट रिएक्शंस है। अब वेरी फास्ट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं सर? वेरी फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो आपकी जैसे जितनी भी आप ऐसे कहो जितनी भी आपकी आयनिक रिएक्शंस हैं, या बेसिकली मैं कह सकता हूं जितनी भी आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर मैं क्या करता हूं, NaOH अपने पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस रिएक्शंस जितनी भी आपने पढ़ी है कि आपके पास कोई भी एसिड है, उस एसिड को आप बेस में ऐड करते थे, तो आपने 10th तक पढ़ा है कि क्या फॉर्मेशन होता था यहाँ से सॉल्ट प्लस H2O। जैसे एग्जांपल HCl को मैं डिसॉल्व कर दूं, HCl को एक्वस स्टेट किसमें NaOH, बेस क्या ले रहा हूं भी NaOH, और क्या दे देता है यहाँ पे NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी? वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जितनी भी आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ते हो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। यदि मैं वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करता हूं, स्लो रिएक्शंस की बात करता हूं, तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं किसका? अभी रस्टिंग ऑफ आयरन का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं? अभी रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगना है, अभी आयरन पे जंग लगना है, वहां पे आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पास आयरन रॉड है, आप देखते रहोगे कि बहुत टाइम बाद, कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। जैसे आयरन रॉड है, इसको मैं Fe बोल रहा हूँ, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और जैसे जो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है इन्वायरमेंट में, उसकी प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे? आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड मिलता है यहाँ पे, और उसी को हम लोग कह देते हैं क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉडरेट रिएक्शन बेसिकली आप जितनी भी आपकी कोवलेंट बॉन्ड रिएक्शन ओरिएंटेड है, मैं कह सकता हूँ जितनी भी आपकी कोवलेंट बॉन्ड रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी आपकी मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। जैसे आप क्या करते हो कि आपके पास सुक्रोज है, जैसे क्या है? C12H22O11, आपके पास शुगर है, इस शुगर का मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्या करा दूं भाई? हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, मतलब वाटर डाल रहा हूं, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है C6H12O6 और C6H12O6, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्लूकोज, और क्या मिलता है अभी? फ्रक्टोज। ऐसे आपके पास 2 यूनिट मिलती है मोनोमर की, वन इज ग्लूकोज एंड अदर वन इज फ्रक्टोज। तो ये आपकी कैसी है? मॉडरेट रिएक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कौन सी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे सर? वेरी स्लो रिएक्शंस को, या फिर वेरी फास्ट रिएक्शंस को, या फिर मॉडरेट रिएक्शंस को? तो जो भी आप केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करोगे, उस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात करेंगे किसकी भी? मॉडरेट रिएक्शंस की। क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शंस को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ऐसे नहीं कि रिएक्शन लगा के आप 4-5 महीने तक या 4-5 साल तक उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और कुछ होगा, तो उसको स्टडी नहीं किया जाता। हम लोग बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस की। आपने 2 चीजों को मिलाया और रिएक्शंस होगी, आप उसका टाइम में चेंज मेजर ही नहीं कर पाए, तो उसको भी हम लोग डील नहीं करते। तो बात आती है किसकी? मॉडरेट रिएक्शंस की। तो जितनी भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स आगे स्टडी करेंगे, वो हम लोग डील करेंगे किसके लिए? फॉर मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स किन रिएक्शंस के लिए डील किया जाता है? फॉर मॉडरेट रिएक्शंस के लिए स्टडी किया जाता है। अभी हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं कि कैसे स्पीड और वेलोसिटी या फिर रेट आप निकालो किसी भी रिएक्शंस का। देखो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आप बेसिकली मेजर कर देते किसके साथ भाई? डिस्टेंस पर टाइम, मतलब कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, कितने टाइम में वो आपकी क्या थी? स्पीड थी। और डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हम लोग क्या देते थे? वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे स्पीड और वेलोसिटी रिएक्शन के लिए निकाल रहा हूँ सर। क्या होता है? आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज होता है किसमें भी? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाता है? आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज होता है। अब आप क्या देखते हो? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से आपने देखा कि सर रिएक्टेंट का अमाउंट घटता चला जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। कब? विद टाइम। किसके साथ भाई? विद टाइम। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हम लोग चेंज मेजर कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? जैसे चेंज। तो यहाँ पे चेंज क्या है? किसका हो रहा है सर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, इनका चेंज हो रहा है। चेंज किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। वही आपकी क्या आएगी? स्पीड, वही आपकी रेट, वही आपकी वेलोसिटी। सर यहाँ पे मैं चेंज मेजर कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जैसे जनरल फिजिक्स में हम लोग यूज करते थे स्पीड का चेंज, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का चेंज, तो वहां से आपकी रेट वेलोसिटी सॉरी स्पीड वेलोसिटी आती थी। यहाँ पे मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसका चेंज भी? कंसंट्रेशन चेंज ले लो सर।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का चेंज, किसके साथ? विद टाइम। सर मैं प्रेशर का चेंज ले लो, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विद टाइम। या फिर मैं बात करता हूं, मैं चेंज ले लूं नंबर ऑफ मोल्स का, किसका चेंज ले लूं भाई? नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने चेंज हो रहे हैं विद चेंज इन टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो सारे के सारा आपको क्या देगा? रेट देगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डील करेंगे कंसंट्रेशन एंड प्रेशर के साथ, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करते हैं विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करते हैं विद टाइम। देखो आपके पास रेट डिफाइन होगा रिएक्शन का, तो कैसे बात कर, देखो सर यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या आएगी? तो आप यहां से लिख सकते हो क्या? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकता हूं भाई? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके पास है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, किसके साथ? विद चेंज इन टाइम या विद टाइम, मैं ऐसे बोल सकता हूं। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का घटना, क्योंकि डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वो क्या आएगा? रेट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्रिक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो सर क्या? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना विद टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना विद टाइम के साथ, या फिर मैं कहूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। यदि मैं इसी चीज को क्या लिखूं? सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? माइनस। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं कि क्या होगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, या मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी नॉट रिएक्टेंट, विद चेंज इन टाइम। ऐसे आप लोग डील कर सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ से रेट निकाल रहा हूँ, तो रेट इक्वल टू चेंज मेजर कर रहा हूँ, तो माइनस डेल्टा। मान लो स्टार्टिंग आपकी R1 थी, बाद में क्या हो गया? R2, तो R2 माइनस R1। चेंज इन टाइम क्या आएगा आपका? बोलो T2 माइनस T1। ये आपका रेट आ गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो क्या आएगा भाई? P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। स्टार्टिंग में टाइम क्या था? तो प्रोडक्ट कितना था, बाद में टाइम इतना हो गया, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विद चेंज इन टाइम, वो आपका क्या देगा? रेट ऑफ फ्रिक्शन देगा। अब देखो मान लो इस रेट की मैं यूनिट निकाल लूं, क्या निकाल रहा हूं भाई? यूनिट। देखो यूनिट निकालते हैं, हम लोग यूनिट की बात करते हैं, रेट की। तो बेसिक चीज है, समझ रहे हैं? यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे आएगी? सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, कि चेंज इन कंसंट्रेशन में डील कर रहा हूं, बेसिकली रेट जो हम लोग डील कर रहे हैं। यदि कंसंट्रेशन की चेंज में बात कर रहा हूं, तो आप ऐसे लिख रहे हो क्या? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और आपको ये भी पता है कि कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, या मोल पर मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनटू लीटर। तो कंसंट्रेशन की जगह मैं वैल्यू रखता हूं, तो क्या आएगा? मोल पर लीटर, और टाइम को मैं मेजर कर रहा हूं सेकंड में, तो आपका यूनिट क्या है? रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। यदि मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर चेंज लेता हूं, तो प्रेशर चेंज की टर्म में क्या आएगा? एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो कंफ्यूज मत होना, यदि वो प्रेशर को चेंज लेता है तो रेट की यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड, यदि वो कंसंट्रेशन का चेंज लेता है तो यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे हम लोग यूनिट निकाल देते हैं। आप देखो इसी चीज को यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं? देखो आपको वैसे ये चीज पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है विद टाइम या चेंज इन टाइम। आप टाइम को चेंज कर रहे हो, तब आप देखो क्या होगा। जैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं किस किस के बीच में, जैसे मैंने ग्राफ लिया है, यहाँ पे मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं टाइम। तो आपने देखा कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घटती जा रही है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है सर? टाइम के साथ क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपके पास बहुत ज्यादा थी जब टाइम 0 था, बाद में कंसंट्रेशन क्या होगी? घट गई जब थोड़ा सा टाइम बढ़ा, फिर कंसंट्रेशन और घट गई, टाइम और बढ़ा, कंसंट्रेशन और घट गई, कंसंट्रेशन और घट गई, एक टाइम ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे में यदि मैं प्रोडक्ट के लिए बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं? प्रोडक्ट के लिए। यदि हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं
तो आप ऐसे लिखो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, यदि हम लोग चेंज मेजर करते हैं प्रोडक्ट का टाइम के साथ, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा सर, क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये दोनों चीज को आप एक साथ रिप्रेजेंट करते हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल कंसेंट्रेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, टाइम, कंसेंट्रेशन एंड टाइम दोनों। मतलब आपने कहा कि सर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम बढ़ रहा है और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम घट रहा है सर। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम क्या हो रहा है सर, घट रहा है। ऐसे आपके पास कंडीशन आई, या आपके पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, या आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है। सर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन विद टाइम क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन विद टाइम क्या होती जा रही है सर, बढ़ती जा रही है। और आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। सर एक पॉइंट ऐसा आता है रिएक्शन में जब कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बराबर आ जाती है, उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब ये कौन सी कंडीशन आ जाती है आपकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है जब आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के बराबर आ जाता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां से आपने क्या किया कि आप रेट मेजर कर रहे हो, रेट ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाली, वो कैसे आए, आपने चेंज इन कंसेंट्रेशन किया विद चेंज इन टाइम। कंसेंट्रेशन का चेंज आप निकाल रहे हो विद चेंज टाइम, टाइम को चेंज करके। अब देखो यहां से जैसे आपने स्पीड, आपने दो टाइप की स्पीड पढ़ी फिजिक्स में, एक आप पढ़ते थे क्या, एवरेज स्पीड, और एक मैं पढ़ता था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे रेट पे हम लोग दो तरीके से डील करते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड है उनको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जो आपका रेट आएगा वो दो टाइप का होता है, वन इज एवरेज रेट, एक क्या आता है आपके पास, एवरेज रेट या एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। एक आपके पास आती है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन। तो अपने पास दो रेट ऑफ फ्रिक्शन, दो रेट आते हैं भाई। एक आता है आपका एवरेज रेट, जो आप इनिशियल माइनस फाइनल करके जो आपका जो नेट चेंज निकाल लेते हो वो क्या आएगा आपका एवरेज रेट। और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं देखता हूँ, किस पे देखता हूँ, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं देखता हूँ, आप बाइक राइड कर रहे हो तो बाइक में आप इंस्टेंटली किसी टाइम पे आपने उसको देखा, तो वो स्पीड जो आप वो स्पीडोमीटर में दिख रही है वो स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है या इंस्टेंटेनियस रेट है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि आप बाइक राइड कर रहे हो, आपने इंस्टेंटली कुछ सेकंड के लिए उस पर देखा, तो वहां पे स्पीड 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, तो स्पीड को आप लोग क्या कह देते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देते हो। तो बेसिकली एवरेज स्पीड में हम लोग लार्ज चेंज की बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे मैं डील कर रहा हूं किसको भी, लार्ज चेंज को, और इस लार्ज चेंज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा से। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, हमने किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, किसी इंस्टेंट में आप उसको देख रहे हो, तो इसलिए मैं उसको नाम दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल चेंज की, इसकी बात कर रहे हैं भाई, स्मॉल चेंज। यहाँ पे आपका लार्ज चेंज आप मेजर करोगे, लार्ज चेंज मतलब आपकी इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन, आप लार्ज चेंज बात कर रहे हो। यहाँ पे आप स्मॉल इंटरवल के लिए बात कर रहे हो, तो स्मॉल चेंज, और जिसको मैं लिखूंगा डी से, मतलब आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं आपके पास मान लो आपके पास जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो यहाँ से के लिए यदि मैं रेट लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूँ, और जो आपका रेट आएगा वो रेट आपका आएगा कैसा, एवरेज। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज रेट, तो किसके बराबर आएगा सर, डेल्टा आर की कॉन्सेंट्रेशन माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, किसके साथ, टाइम चेंज करने के साथ। यदि मैं इसी चीज को इंस्टेंटेनियस रेट लिखता हूँ, यदि मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका बराबर आएगा, जैसे मैं लिखूंगा डी आर की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी, स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विद स्मॉल चेंज इन टाइम, इक्वल टू, या आप कह सकते हो आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डीपी की कंसेंट्रेशन अपॉन डीटी। ये आपका आता है स्मॉल चेंज, जो कि हम लोग मेजर करते हैं किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिसको कहते जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और किसी लार्ज चेंज को आपको मेजर करना है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, एवरेज रेट। अब मान लो आपको कोई जनरल रिएक्शन दे देता है, और उस जनरल रिएक्शंस के लिए आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखना है।
मतलब आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दे देता है और उस जनरल रिएक्शंस के लिए आपको क्या निकलवा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बेसिकली हम लोग वहाँ इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग यूज कर रहे हैं, एवरेज रेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेट आपने दो टाइप का पढ़ा, वन इज एवरेज एंड अदर वन इज इंस्टेंटेनियस। एवरेज में हम लोग लार्ज चेंज की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस में हम लोग स्मॉल इंटरवल की बात करते हैं। फिर आप लार्ज को आप डेल्टा और उसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद जैसे मैंने कोई भी जनरल इक्वेशन ली यहाँ पे, जैसे कोई भी जनरल इक्वेशन आपने ली, जैसे क्या ले रहे हो कि आपने कोई भी जनरल इक्वेशन ली, जैसे मैं ले रहा हूँ भाई यहाँ पे जनरल इक्वेशन, कोई भी जनरल केमिकल इक्वेशन आपने ली, सही। जैसे क्या सर अपने पास है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ऐसे आपने एक इक्वेशन ले रखी है। अब देखो जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और जो आगे वैल्यू लिखी है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इनको हम लोग कहते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या नाम दिया जाता है अभी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो क्या करते हैं, आप कभी भी ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट निकालते हो, मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस आप बात कर रहे हो, तो किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू आपकी बराबर आती है इक्वल टू जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपका 1 बाय में जाएगा भी, किसमें जाएगा, 1 बाय। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब माइनस साइन हम लोग लगाएंगे। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल रेट आपको पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रेट आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रेट आएगा। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो कैसे लिखूंगा सर, जनरल एक्सप्रेशन सर माइनस 1 अपॉन ए डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखूंगा सर, माइनस 1 बाय बी, क्योंकि अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन घट रही है इसलिए माइनस डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी सी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, सॉरी माइनस की नहीं, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इक्वल टू प्लस डी डी की कंसंट्रेशन अपॉन, सॉरी 1 अपॉन क्या आएगा डी टी, ये आपके पास आता है। आप देखो जो आपके पास ये टर्म है माइनस डी ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, जो अपने पास टर्म है माइनस डी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, जो अपने पास टर्म है क्या, माइनस सॉरी प्लस डी सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, अपने पास टर्म है डी टी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, इन टर्म को कुछ नाम दिया जाता है। अब देखो रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ घट रहा है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है, और प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि जो आपके पास ये चीज है डी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसको क्या बोलूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट डिसअपीयर होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट अपीयर होता है, तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और इसको मैं बोलूंगा क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ऐसे आपके पास वैल्यूज आती है। आप क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, यदि आपको क्या देते, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी का, डी सी का, डी का, या ए का, बी का, किसी का भी देके किसी दूसरे का निकलवा सकता है। तो आप क्या निकालो, देखो यहाँ से मैं इसको अरेंज करता हूँ, ये आपका रेट के बराबर है, तो किसके बराबर आएगा, रेट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये किसके बराबर आएगा सर, रेट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये किसके बराबर आएगा सर, रेट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये किसके बराबर आएगा सर, रेट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको रेट पता चल जाए तो आप रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सब निकाल सकते हो फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, ये अपना बेसिक था जो आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताता है कि कैसे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हो, केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ी जाती है। बाकी चीज हम लोग इसके ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ओरिएंटेड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।